हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का हम लोग आज भारतीय भवन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। यूरोप का राष्ट्रवाद प्रश्न है, किताब है, चैप्टर है यूरोप का राष्ट्रवाद, जिसका किताब भारतीय भवन का आपको क्वेश्चन से कराया जाना है। 2 वीडियो अपलोड पहले से कर दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 5 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। 1848 की क्रांतियों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। उसका प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। जनता में व्याप्त घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया, तब क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली, जिससे विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। राजा के भागने के बाद वह क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की और नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला। मजदूर को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाना खोले गए। उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। इन कार्यों से श्रमिकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया, उनका असंतोष बना रहा। गणतंत्रवादियों नेता ने लामेटन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला, शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। लुई नेपोलियन गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार था सैनिक शक्ति। क्या था उधार? सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति था। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया, राजा बन गया। 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड ने भी इस क्रांति से प्रभावित किया गया। इटली तथा जर्मनी के उदारवाद के साथ बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली गई, व्यापक और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप पर वरन पूरे विश्व पर पड़ा, जो निम्नलिखित था। पहला हम लोगों का क्या है? राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम था। प्रश्न संख्या 3 देखें। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा पॉइंट, इसी में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा। राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिला। यूरोपीय उपनिवेश के आधिपत्य के विरुद्ध वहाँ भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? भारतीय राष्ट्रवादी यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित हुए। मैसूर के राजा टिप्पू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की क्या की? स्थापना की। वह स्वयं इसका सदस्य भी बना।
चौथा पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन ने के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पॉइंट नंबर 5, देखिए, राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों के प्रभाव को कमजोर कर दिया। 6 नंबर पॉइंट, राष्ट्रवाद के विकास का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में से राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे। प्रश्न संख्या 7 पॉइंट नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 नहीं, पॉइंट नंबर 7। तो 6 तक हम लोग देखे थे। पॉइंट नंबर 7, राष्ट्रवाद के उदय ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इस साम्राज्यवादी की प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बल्कान क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करें। 1932 में यूनान के एक स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र एक राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों की विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बल्कान के क्षेत्र के अन्य ईसाइयों के राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। इटलीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें तो इटली के एकीकरण के 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण देखिएगा। पहले चरण में इटली के एकीकरण के लिए अनेक संगठनों का निर्माण किया गया और विभिन्न देशों से कई तरह के समझौते संधियों की गई। और दूसरा चरण देखिएगा क्या था। इस चरण में मध्य और राज्य की जनताओं ने इटली के एकीकरण के लिए विद्रोह कर दिया। सभी राज्य इटली में सम्मिलित होना चाहते थे, जबकि ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के अंतर्गत इन राज्यों में पुराना शासन स्थापित कर दिया जाए। इंग्लैंड की सहानुभूति से इटली के साथ थी, इसलिए मध्य इटली के राज्यों ने जनमत संग्रह के प्रश्न पर इटली में भी का पक्ष लिया और मध्य जनमत संग्रह कराया। इस तरह इटली के एकीकरण का दूसरा चरण समाप्त हुआ। तीसरा चरण देखिएगा क्या था कि नेपल्स और सिसिली के शासक अयोग्य थे। मैजनी फ्रांसीसी क्रिसिसी और गैरीबाल्डी ने इन राज्यों में विद्रोह की योजना बनाई और गैरीबाल्डी ने सिसिली पर आक्रमण कर दिया और स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया। बाद में गैरीबाल्ड विक्टर इमैनुएल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह दक्षिण राज्य की इटली में मिल जाने के साथ इटली के एकीकरण तीसरा चरण समाप्त हुआ। चौथा एवं अंतिम चरण प्राग की संधि के तहत इटली को वेनेशिया दिया गया, जबकि फ्रांस की सेना को इटली को से हट गई। इटली को ने रोम पर अपना अधिकार कर लिया और रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। शिक्षक एवं विद्यार्थी ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसनेन और शैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का एना विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारियों के समानता के लिए पारसास का नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। 1848 में जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर पारसा के राजा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के एकीकरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन फ्रेडरिक के द्वारा अस्वीकार कर देने से एकीकरण का कार्य रुक गया और फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम पारसा का राजा बना। विलियम
राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति को अपनाया, अवलंबन किया। इसके लिए उन्हें सिर्फ उनके डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ युद्ध किया। इस तरह से आप लोग का आज फर्स्ट चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवादी समाप्त हुआ। इससे पहले 2 वीडियो करा दिए गए थे आप लोग। 2 वीडियो में एक वीडियो में आपको लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, दूसरा वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न था, तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर दोस्तों को पास कीजिए।